नमस्कार। न्यूरो गुरुकुल में अब तक हमने जाना कि स्ट्रोक या लकवा एक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। हमने ये भी जाना कि लकवे को पहचाना कैसे जाए, क्या लक्षण है उसके, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे को या हमारे किसी परिजन को लकवा या अथवा स्ट्रोक की शिकायत हुई है। साथ में हमने इस बारे में भी बात की कि किसी को भी स्ट्रोक होने पर शुरू का जो कुछ समय है, चंद घंटे जो स्टार्टिंग के हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं, गोल्डन आवर की क्या अहमियत होती है। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के न्यूरो गुल के एपिसोड में हम जानेंगे कि स्ट्रोक, लकवा या अधरंग पैरालिसिस जो होता है, ब्रेन अटैक, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है यदि किसी को हो भी जाए तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि किसको स्ट्रोक होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि स्ट्रोक किसी को होता होगा, हमारे को तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो आपको ये जानकर, ये आंकड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हर 20 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है। इसका मतलब है हर 1 मिनट में 2 या 3 स्ट्रोक होते हैं और हर रोज़ 24 घंटा में करीबन 3 से 4 हज़ार मरीजों को स्ट्रोक होता है। अब ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। डेली 3 से 4 हज़ार लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं सिर्फ हमारे देश में। क्या रिस्क फैक्टर है, क्यों स्ट्रोक होता है और किसको स्ट्रोक होता है? स्ट्रोक होने के अधिकतर रिस्क फैक्टर हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो कि स्ट्रोक होने का है वो है हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है तो उससे हमारी खून की नसें, जो खून की नाड़ियाँ जिसमें बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, उन नाड़ियों की जो दीवार है अंदर से वो कमज़ोर हो जाती है। उसके कारण उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज जिसको आप बोलते हैं। दूसरे, उस नाड़ी के अंदर की वॉल जब खराब हो जाती है तो उसमें क्लॉट या उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके कारण इस्कीमिक स्ट्रोक या ब्रेन क्लॉट या इन्फार्क्ट जिसको आप बोलते हैं वो हो जाता है। तो दोनों तरह के जो स्ट्रोक या पैरालिसिस हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से बहुत कॉमनली हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है उसमें। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है स्मोकिंग। बहुत अधिक धूम्रपान करने से, टोबैको का सेवन करने से भी हमारे ब्लड वेसल्स की जो इंटिमा है, जो अंदर की लेयर होती है, वो ख़राब हो जाती है। उसके कारण उसमें ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोथ हार्ट अटैक एज वेल एज ब्रेन अटैक, स्ट्रोक के कारण में स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ और अन्य रिस्क फैक्टर जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, एक है डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर, वो स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। यदि हम हमेशा बैठ करके काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हम बनस्पत एक एक्सरसाइज करने वाले आदमी से हमारा स्ट्रोक इंसिडेंस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। हेल्दी डाइट नहीं लेना, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट डाइट जो लेते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज आने के चांस हो जाते हैं, तो उससे स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरे जो होते हैं हार्ट डिजीज़, जिन लोगों का हार्ट डिजीज़ है, एट्रियल फिब्रिलेशन करके एक डिजीज़ होती है जिसमें दिल की धड़कन जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, उनमें भी कुछ क्लॉट्स हार्ट के अंदर से निकल करके ब्रेन की वेसल को वो बंद कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमको ये आभास हो जाना चाहिए कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ हैं तो स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा है। एक स्कोरिंग सिस्टम भी बनाया गया है जिसमें हम ये सब चीज़ों को लाइन में लगा देते हैं, हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ एंड TIAs, अल्कोहल कंजम्पशन, और उनका स्कोर देते हैं। अगर वो स्कोर 3 से ज़्यादा है, मतलब इन 3 रिस्क फैक्टर में से अगर 3 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो बहुत हाई रिस्क है अपने जीवन में कभी ना कभी स्ट्रोक होने का। जान लिया कि स्ट्रोक क्या है, जान लिया कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं। यदि बदकिस्मती से किसी को ये स्ट्रोक हो जाता है तो ये भी जान लिया हमने कि उसके चंद शुरू के घंटों में अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या प्रिवेंशन है स्ट्रोक का और क्या ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं स्ट्रोक के, तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है स्ट्रोक का वो है स्ट्रोक को प्रिवेंट करना। एक्सीडेंट है ये, जैसे मैंने आपको बताया था, तो किसी भी एक्सीडेंट का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, ना होने देना, एहतियात बरतना, ताकि वो एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। एक आम धारणा होती है कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होंगे, जैसे सर दर्द होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, इरिटेबिलिटी होगी, स्ट्रेस होगा। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है। अधिकतर लोगों में रक्तचाप बढ़ने के या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई लक्षण नहीं होते हैं। उसका मालूम केवल और केवल ब्लड प्रेशर को मशीन के द्वारा नापने पर ही मालूम पड़ता है। तो हमेशा रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को नापें। अगर आपका ब्लड प्रेशर अधिकतर समय पर हाई रहता है तो उसका इलाज कराएं। हम लोग अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट की नज़र से बात करें, एक न्यूरोसर्जन की नज़र से बात करें,
तो स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से कम रहना चाहिए। इससे ऊपर अगर वो रहे तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग स्ट्रोक। तो एक हो गया ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। दूसरा, यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। तीसरा, कुछ व्यायाम, थोड़ा सा अपने शरीर के लिए वक्त निकालना, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं, कुछ व्यायाम करें, कुछ एक्सरसाइजेज करें, अपने आप को एक्टिव रखें। स्मोकिंग को ज़रूर क्विट करें। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी नसों के सिकुड़ने का। तीसरा, एक और चीज़ है, हमें हेल्दी डाइट लेना है जिसमें फ़ैट कम हो, सॉल्ट कम हो। ये दोनों चीज़ें हमारी नसों को सिकोड़ती है। तीसरा, इसमें फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे स्ट्रोक में प्रिवेंटिव रोल अपनाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, स्ट्रोक कभी कभी अचानक होता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रोक होने से पहले हमको आभास देता है, जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें क्या होता है, सडनली कुछ पल के लिए हमको स्ट्रोक जैसे सिम्टम आते हैं, जैसे अचानक से एक साइड में कुछ वीकनेस आ जाना या सुनपन आ जाना और वो ठीक हो जाना, या अचानक से हमारे बोलने में शक्ति खराब हो जाना, बोल नहीं पा रहे हैं और थोड़ी देर में ठीक हो गए हैं। ये एक वार्निंग साइन है। बहुत खुशकिस्मत लोगों को ये वार्निंग साइन मिलता है, ज़्यादातर लोगों को ये स्ट्राइक करता है एकदम से। TIA एक वार्निंग साइन है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज आ रहा है। थोड़े समय के लिए वो नस ब्लॉक हो गई थी जिसके कारण वो स्ट्रोक के सिम्टम्स आ गए थे। तो अगर परिवार में किसी को ट्रांजिएंट इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं, कुछ क्षण भर के लिए उसको बेहोशी आने लगी, या क्षण भर के लिए उसके एक हाथ पाँव में ताकत कम हो गई, या क्षण भर के लिए उसका बैलेंस बिगड़ा, या उसके बोलने में, स्पीच में कुछ लॉस हुआ, तो इसको तो तुरंत ही सीरियसली लेना है और अस्पताल जाना है। ये TIA हो सकता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकता है। ये स्ट्रोक आने की संभावना दे सकता है। जैसे भूकंप आने से पहले कभी कभी छोटे छोटे झटके आते हैं, तो TIA उसी तरह का एक झटका है। इसको कभी इग्नोर नहीं करना। तो यदि हम अपने जीवन की शैली में थोड़ा सा बदलाव ले आएँ, थोड़ा सा अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने व्यायाम का ध्यान रखें, तो हम स्ट्रोक का सबसे अच्छा इलाज जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रोक हो गया, बदकिस्मती से किसी को स्ट्रोक हो गया, हम उसको समय से अस्पताल ले गए, तो उसका क्या इलाज होता है, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस इसके बारे में होना चाहिए, ताकि यदि आपके परिवारजन का किसी के साथ ऐसा कुछ हो और डॉक्टर आपसे बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने पहली बार सुना है। यदि आप स्ट्रोक के मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले उसको स्टेबलाइज करके, उसका अगर ब्रीदिंग ठीक है या उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके फटाफट से उसका एक CT स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि इन दो में से कौन से टाइप का स्ट्रोक है। ये हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज है या इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों के इलाज बहुत अलग हैं। तो ये CT स्कैन से हमें मालूम पड़ जाता है ये किस तरह का स्ट्रोक है। यदि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है और मरीज़ बहुत समय से पहुंच गया है, तो उस ब्लड क्लॉट को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो खून पतला करने के होते हैं, जो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को वापस से चला सकते हैं। कभी कभी ये हम इंट्रावीनस इंजेक्शन दे करके थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, कभी कभी हम डायरेक्ट उस नस में जाते हैं जिस नस में ब्लॉकेज है और उस क्लॉट को वहाँ से निकाल भी सकते हैं एंजियोग्राफी करके, या एंजियोग्राफी करके उस थ्रोम्बस को, उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसको बोला जाता है इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस या क्लॉट रिट्रीवल। अगर मेजर वेसल कोई ब्रेन की ब्लॉक हो गई है तो हम उस वेसल के अंदर एंजियोग्राफी के थ्रू एक तार ले जा करके उस क्लॉट को वहाँ से निकाल सकते हैं। इस सब के लिए मरीज़ का एक विंडो पीरियड में 3 घंटा में 4 घंटा में अस्पताल पहुँच जाना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटा 4 घंटा आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा वक्त है, लेकिन समझिए इस वक्त में पेशेंट को सिम्टम होने पे घर वाले पहचानेंगे, उसको तुरंत अस्पताल में लेकर के जाएंगे, अस्पताल में उसका CT स्कैन होगा, परिजनों से उस बीमारी के बारे में बात होगी और तब ये ट्रीटमेंट होगा। ये सब मिलाकर के अराउंड 3 to 4 आवर्स की विंडो है, तो वक्त नहीं खोना है। ये बात हुई ट्रीटमेंट की इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। यदि हमें CT स्कैन में हेमरेज नज़र आता है या ब्लड ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो हम उसकी एक एंजियोग्राफी करते हैं। CT स्कैन में भी कर सकते हैं CT एंजियोग्राफी, या जिस तरह की एंजियोग्राफी हमने क्लॉट रिट्रीवल के लिए की थी, DSA जिसको बोलते हैं, वो एंजियोग्राफी कर सकते हैं। मालूम पड़ेगा उस एंजियोग्राफी से कि नस में कोई नुक्स है या कोई गुब्बारा बन गया था जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी। हम सर्जरी के थ्रू ब्रेन में जा कर के जो ब्लीडिंग हो गया उस ब्लीडिंग को भी निकाल पाते हैं, और जिस नस में जो नुक्स है वहाँ पर एक क्लिप लगाकर, एक चिमटी लगा कर के एन्यूरिज्म को क्लिप कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि दोबारा उसके फटने के चांसेस नहीं बढ़े। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, जिसमें हमें ऑपरेशन करके उस क्लॉट को निकालना पड़ता है। ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा मकसद है इसमें वो ये है कि क्लॉट को निकालकर ब्रेन के अंदर प्रेशर कम किया जाए। प्रेशर कम होने से मरीज़ की जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है और उसको जो नुकसान हुआ है वो शायद वापस आ सकता है।
बहुत हद तक वापस आ सकता है यदि टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो एक बेसिक अवेयरनेस दिया है मैंने आपको कि एक स्ट्रोक क्या चीज़ है, एक स्ट्रोक की रोकथाम क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किसको इसके होने की संभावना अधिक है, और ये होने पर हमें कभी वक्त नहीं खोना है, हमें तुरंत अस्पताल जाना है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रोक होने पर जब अस्पताल जाएंगे तो वहाँ का नॉर्मल एक प्रोटोकॉल, एक कोर्स क्या होगा, डॉक्टर किस तरह से आपको बात कर सकते हैं, आपको एक आभास होना चाहिए ताकि वो अचानक से आपके साथ ऐसी बात हो और आप उसका डिसीजन नहीं ले पाएँ। क्योंकि आपका डिसीजन, आपकी रजामंदी उस वक्त के अंदर अंदर होती है तो हमारे को मरीज़ को बचा पाने में, उसको ठीक कर पाने में बहुत मदद मिलती है। यही हमारा मकसद है कि हम टाइम से स्ट्रोक को ट्रीट कर सकें। स्ट्रोक एक बहुत कॉमन बीमारी है। मैंने आपको बोला हर 1 मिनट में 3 से 4 लोगों को स्ट्रोक हो रहा है। तो अगर हमने ये 10 मिनट में बात की है तो समझ लीजिए 10 मिनट में 30 से 40 लोगों को स्ट्रोक हो चुका है हिंदुस्तान में, जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं कि आपका ट्रीट कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि उसको प्रिवेंट कर सकें। तो स्वस्थ रहिए, अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं तो मजाक में कभी कभी अपने मरीज़ों से ये कहता हूँ कि जैसे आपका वाहन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, उसको आप बिना किसी तकलीफ़ के भी साल में 1 या 2 बार सर्विस सेंटर पे ज़रूर ले जाते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, उसका हवा, तेल, पानी चेक होता है, उसका इंजन ऑयल चेंज होता है। तो अपनी जान या अपना शरीर उस 2 पहिया वाहन या उस कार से बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी बीमारी के, कम से कम 40 की उम्र के बाद साल में 1 दफ़े ज़रूर अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करने हैं जो हमको ये रिस्क फैक्टर्स बता देगा और शायद हम वो आने वाली बीमारियां या आने वाले एक्सीडेंट्स को पहले से रोक पाएंगे, बचा पाएंगे। यही एक कदम है जो आप अपने लेवल पे उठा सकते हैं, समाज में जागरूकता करके उठा सकते हैं और बहुत सी डिजीज़ को होने से बचा सकते हैं। न्यूरो गुरुकुल में हम इन्हीं बीमारियों के बारे में बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं ताकि एक जागरूकता आए समाज में, बहुत सी बीमारियों से आप पीड़ित होने से बच सकें, एक सुखद और एक स्वस्थ समाज हम बना सकें। ये हमारी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रोक के बारे में इतना काफ़ी है। एक आम आदमी को जानने के लिए हमने पिछले 3 या 4 एपिसोड में स्ट्रोक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक अवेयरनेस दिया है। न्यूरो गुरुकुल का एपिसोड जो हर हफ्ते आपके पास आएगा, आने वाले टाइम में हम उसमें और बहुत कॉमन ब्रेन की बीमारियां जैसे कि डिस्क प्रॉब्लम होती है स्पाइन में, या ब्रेन ट्यूमर से बहुत लोग घबराते हैं, या फिर पार्किंसन की डिजीज़ है जो ओल्ड एज में होती है, इन सभी बीमारियों के बारे में कुछ एपिसोड्स में आपकी अवेयरनेस के लिए ज़रूर टॉक्स रखेंगे। आपके सुझाव आप हमको मिलेंगे तो हम अपने इस न्यूरो गुरुकुल की पाठशाला को और अच्छा बना पाएंगे। आप हमारे इस एपिसोड से जुड़े और हमको एक स्वस्थ समाज बनाने में मदद करें। धन्यवाद।